हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ सीटेट जुलाई, जो कि अब अगस्त में हो गया। 20 अगस्त को आपका एग्जाम डेट आया हो, उसके लिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आपके 2022 दिसंबर के, आपका फिर उसके बाद जुलाई 2022 का, फिर आपका लास्ट में दिसंबर 2022 और जनवरी में जो लास्ट एग्जाम हुआ है, उन सभी पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक एक सेट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को के सामने 30-30 क्वेश्चन रखूँगा और आप कोशिश करिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकें आप दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को कितने आंसर सही हुए। और ये प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी 25-30 मिनट की वीडियो होगी, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन आंसर के कराने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको मैं समझाऊंगा भी आप लोगों को। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने सही दिए हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कम से कम 20 सेट लेके आऊँगा। 15 से 20 सेट तो 100% एग्जाम के पहले करा दूंगा, जिसमें आपको 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से अगर कम से कम 600-700 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो यहाँ पे चलते हैं, आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। यानी कि पूछ रहा है कि बचपन से आप जब वयस्क होते हैं तो उस जो परिवर्तन का समय होता है उसको क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि बचपन से यानी बाल्यावस्था से हम आगे जब बढ़ते हैं तो उस काल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और यहाँ पे किशोरावस्था पूछ भी सकते हैं आपसे, तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की वैसी अवधि मानी जाती है। और किशोरावस्था से यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरावस्था तनाव, दबाव, विरोध, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था है। किसने कहा है? तो ये कहा है स्टेनले हॉल ने कहा है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। स्थूलगामक कौशल यानी कि जिसमें आपके शरीर के जो बड़ी मांसपेशियां हैं उसका यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शंस देखते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ब्रश से पेपर पे पेंटिंग करना। तो ब्रश से पेपर पे पेंटिंग करने के लिए क्या आपके शरीर की बहुत बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करेंगे? नहीं, इसमें छोटे छोटे अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, अपनी उंगलियों का प्रयोग करेंगे। दूसरा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। काटने के लिए भी आप अपनी उंगलियों का और अपने हाथ का यूज करेंगे, इसमें भी छोटी यहाँ पे जो मांसपेशियाँ उसका यूज करेंगे। सुई में धागा डालने के लिए भी आप अपने हाथों का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, चलना और दौड़ना, चलने के लिए भी आप अपने पैरों का यूज करेंगे जो बड़ी मांसपेशी है, और दौड़ने के लिए तो आप पैरों का यूज अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया स्थूलगामक, जो कि आपसे स्थूलगामक का मतलब होता है ग्रास मोटर कौशल, यानी कि जो स्किल होती है। तो ये आपका आता है जिसमें शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां यूज होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना। यहाँ पे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि एक होता है स्थूलगामक कौशल और दूसरा होता है यहाँ पे जो दूसरा होता है फाइल मोटर स्किल होता है, और पहला होता है ग्रास मोटर स्किल। ग्रास मोटर स्किल में आपकी जो जैसे चलना हो गया, घुटनों के बल चल रहे हैं, खड़े होकर चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, इन सभी में क्या है आपका आता है ग्रास मोटर स्किल। और जब छोटी छोटी गतिविधि करते हैं, जैसे सुई में धागा डालना, ठीक है, और पेपर को काटना, पेपर को चिपकाना, इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो जब छोटी मांसपेशियों का यूज होगा तो उसको कहेंगे आपका फाइल मोटर स्किल, और जब बड़ी मांसपेशियों का यूज होगा तो उसको कहेंगे ग्रास मोटर स्किल, यानी कि स्थूलगामक कौशल। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, फिर भी काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, इसमें समझाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार आपके सीटेट में आ चुका है, कई बार यूपी टेट में भी आ चुका है, और जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं उन सब में देखने को मिला ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है थर्ड, सामाजिकरण की प्रथम संस्था। एकदम आसान क्वेश्चन है। सामाजिकरण की प्रथम संस्था आपका परिवार होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। परिवार तथा परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतःक्रिया करते हैं उन्हें सामाजिकरण की प्रथम संस्था कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कार को भी देख के कहेंगे कि यार इसमें जान है, गुड़िया देखेंगे तो उससे इस तरीके से खेलेंगे कि वो उसमें जान है, उसको चोट ना लगे, गिर गई तो उसको उठा के सहलाना। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को कहते हैं यहाँ पे जीववादी सोच। जीववादी सोच यानी कि एनिमिस्टिक थिंकिंग।
एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, जीववाद सोच कहलाती है। पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि इनका है 2 से 7 वर्ष का आपका समय होता है, इसमें बच्चा जीववादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, इसमें क्या करते हैं, बच्चे जीववादी सोच यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखेंगे रीजन और एसर्शन वाला है, अभिकथन और कारण वाला है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पढ़ेंगे अगर सही से तो आप क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अभिकथन है यानी ए है, 4 वर्षीय श्वेता लंबे और चौड़े 2 बर्तनों में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, यानी कि उसको चौड़ाई और लंबाई का कोई एहसास नहीं है जब वो पानी डालती है बर्तनों में। तो अब इसके बाद इसका कारण क्या है? जिन पियाजे के अनुसार श्वेता संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। पूर्व संक्रियात्मक चरण अभी मैंने आप लोगों को बताया किस एज के बच्चे होते हैं, 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कौन, जैसे कि गिलास दे दिए, उतने ही आयतन का अगर कोई कटोरा दे देंगे तो छोटा है कटोरा हाइट में, तो उनको लगेगा गिलास ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो सोचते हैं उसका कारण यही है, जिन पियाजे जी ने सही कहा है कि जो श्वेता है यहाँ पे वो संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में, यानी कि यहाँ पे ए भी सही है आपका और आर भी सही है। जब दोनों सही तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जहाँ पे देखिए लिखा गया है ए और आर दोनों सही है, और जो कारण है आर वो ए का सही यहाँ पे व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसी पेपर में आपको मैं बता दूं ये पेपर कौन सा है। तो ये पेपर आपका है, देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर 2022 का। ठीक है, यहाँ पे डेट भी मैंने लिख दिया, जिससे आप लोग चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ रही है किसी हेल्प की, तो आप उसे संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा कुछ मदद कर रहे हैं उसकी, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यहाँ पे पाड़। पाड़ का इंग्लिश मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो पाड़ को कहते हैं यहाँ पे स्कैफोल्डिंग। अब इसके बारे में मैं बता दूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना क्या कहलाता है? पाड़ का उदाहरण है। वाइगोस्की जी ने कहा है, वाइगोस्की के अनुसार यदि बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है। यानी कि कोई जैसे टीचर है तो क्या करता है, आपको कोई सवाल कर रहे हैं आप, उसमें कुछ कहीं पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो टीचर आपको इशारे के द्वारा या फिर बोर्ड पे हैं कुछ चीज़ें आपको इशारे के द्वारा बता रहा है, जिससे आप क्या है वो चीज़ कर पा रहे हैं। तो क्या है, किसी दूसरे की सहायता से आप उसके स्तर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, सीख जा रहे हैं वो। ये किसने कहा था? वाइगोस्की जी ने कहा था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 7वें क्वेश्चन की तरफ। पाड़ आप समझ गए होंगे ना, इस एग्जाम में अगर आए तो गलती मत करिएगा। 7वां क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो यहाँ पे किसकी शिक्षा की बात हो रही है? बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है। और किसने कहा है किसके लिए शिक्षा के लिए वाइगोस्की के कौन से सिद्धांत का यहाँ पे अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है? तो ये है इस क्वेश्चन का आपका 7वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सहयोगात्मक अधिगम। अभी लास्ट में मैंने 6वें क्वेश्चन में बताया ना कि किसी के सहयोग से अगर बच्चा कोई चीज़ करने में समर्थ है तो वो किसने कहा था? वाइगोस्की ने कहा था कि उस स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि किस सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, तो सहयोगात्मक अधिगम का यहाँ पे इन्होंने सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। किसने? वाइगोस्की ने। अब इसके बारे में भी अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग सहयोगात्मक अधिगम प्रस्तावित करता है। उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों की प्रगति को सोचने और समस्या समाधान के अधिक उन्नत तरीकों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा है वो किसी टीचर से सहयोग ले रहा है तो वो एक अच्छा तरीका है सीखने का, प्रगति करने का। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा 30 का 30 क्वेश्चन करना है और जल्दी से जल्दी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए समझाते चल रहा हूँ और एक एक चीज़ क्लियर भी करते चल रहा हूँ साथ में आप लोगों को। 8वां क्वेश्चन अब देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? यानी कि कोहलबर्ग ने ये यहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत के कई चरण दिए हैं, जिसमें ये किस चरण में आता है कि जब व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से के परिणाम के बजाय, मतलब अपने व्यवहार से काम नहीं करता, अपने अनुसार काम नहीं करता, किसी दूसरे की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है। तो ये किस
चरण में आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है परंपरागत चरण, यानी कि वो जो अभी तक चला आ रहा है यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल, उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। और कोहलबर्ग जी ने क्या कहा है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के परंपरागत चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। इसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि उनके माता पिता, शिक्षक आदि द्वारा उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, यानी कि आपके माता पिता आपसे क्या अपेक्षा करते हैं कि आप टीचर बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो आप उनके अनुसार कार्य करने लगते हैं। आपका टीचर क्या कहता है, आप उनके अनुसार, उनकी अपेक्षा के अनुसार कार्य करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि हम किस काम में दक्ष हैं उस कार्य को करें। तो ये आपका परंपरागत चरण में आता है, यानी कि कन्वेंशनल लेवल में आता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आया था, एक प्रगतिशील कक्षा। अब पूछ रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए इनमें से। तो इनमें से पहला ऑप्शन देखिए है परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए जो प्रगतिशील शिक्षा है, कक्षा है, या फिर शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, या फिर विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता है कि जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है, यानी कि लर्नर सेंट्रिक होती है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं और सीखने की शैली को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ शिक्षक छात्रों को अपनी गति से अधिगम के लिए उचित वातावरण और सामग्री प्रदान करके एक सहायक के रूप में सुविधा प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे वो लीडर नहीं बनता, वो सिर्फ सुविधा प्रदान करता है, उनको हेल्प करता है बच्चों को। तो एक प्रगतिशील कक्षा की क्या है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो है विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। राधा एक विद्यालय में परामर्शदाता है, यानी कि एक विद्यालय में क्या है, राधा परामर्श देती है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी यहाँ पे परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने यहाँ पे बुद्धि का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार कितने प्रकार की यहाँ पे बुद्धि है अगर बात की जाए तो उनके हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यहाँ पे 8 प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ पे राधा क्या है, परामर्श दे रही है एक विद्यालय में। तो राधा कैसे बुद्धि की व्यक्ति हुई, अंतर व्यक्तित्व। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अंतर व्यक्तित्व इसके अंदर बुद्धि होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ पे राधा एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास पारस्परिक यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, मनोभावों, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं और ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं को जानने में विशेषज्ञ होते हैं। मतलब किसी के सामने अगर वहाँ पे परामर्श दे रही है तो सामने वाले के विचारों को जानेगी, तभी तो वो वहाँ पे उसको सलाह दे पाएगी। तो ये किस प्रकार की बुद्धि की हुई राधा, एक अंतर्व्यक्तित्व की बुद्धि की हुई। अगर बात की जाए हार्वर्ड गार्डनर के 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है, तो यहाँ पे पहली है भाषा, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, भाषा है। दूसरा है तार्किक गणिती, ठीक। तीसरा है आपका यहाँ पे संगीत, यहाँ पे संगीतात्मक। फिर शारीरिक गतिक, जिसमें आप जिम वाले हो बनते हैं, कोई क्रिकेटर बनते हैं, एथलीट बनते हैं जिसमें। उसके बाद अंतर व्यक्तित्व आता है, फिर अंतः व्यक्तित्व आता है, प्रकृतिवादी आता है, दिक्स्थान सहयोगी होता है, जो घूमने वाले होते हैं, ठीक है, जो कहीं भी जाते हैं तो उसके बारे में अपने दिमाग में मानचित्र बना लेते हैं। तो 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप यहाँ पे 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी देखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है 11 नंबर का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, जो प्राइमरी लेवल की बात की जाए, देखिए यहाँ पे बात की गई है ना, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ संप्रेषण यानी बात करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो बच्चों की मातृभाषा में कहा गया है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ले आऊँगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के, इसमें माँ अपनी बेटी जो जिसका नाम वैशाली है उसके साथ क्या कर रही है, लिंग रूढ़िवादिता दिखा रही है। लिंग रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि वो बता रही है कि तुम लड़की हो तो तुम गुड़िया से ही खेलो,
तुम वो फुटबॉल खेलने के लिए मांग रही है तो वो सिर्फ लड़कों का खेल ऐसे बता रही है, तो वो पहले से ही बच्चे के साथ अपने लिंग रूढ़िवादिता दिखा रही है। और अक्सर ये सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, यूपी टेट में हो सकता है एक आध दो बार ना पूछे, लेकिन सीटेट में हर बार लिंग रूढ़िवादिता से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर लिंग रूढ़िवादिता के बारे में बात की जाए तो जिसमें किसी प्रकार का यहाँ पे जेंडर बायस्ड होते हैं, जैसे किसी लड़के को लड़की के से मतलब वहाँ पे कंपेयर किया जाता है, लड़की को किसी लड़के से कंपेयर किया जाता है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें लिंग रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या मतलब क्या रिजल्ट देता है। तो जब बच्चों को हम नामीकरण और उनको वर्गों में बांटते हैं तो क्या होता है, बच्चों में समूह में हीनता और सीखने को लाचारी यहाँ पे जन्म देता है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देती है। सभी बच्चे विशिष्ट एवं समान होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि ऊंची कास्ट का है तो वो अलग दिमाग का होगा, निम्न कास्ट का है, ओबीसी है, SC ST है तो वो अलग दिमाग का होगा। सभी बच्चे क्या होते हैं, समान और विशिष्ट होते हैं। यदि उन्हें नामीकरण तथा वर्गों में बांट दिया जाएगा तो उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, जो उनके नैतिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं होगी। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतत व समग्र, घर के पीछे से ट्रेन जाती है तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत की जा रही है तो उसको ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा, कभी कभी डिस्टर्ब होती रहती है, उसको इग्नोर करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। तो सतत और समग्र जो मूल्यांकन होता है उसके क्या मायने यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन 14 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी यहाँ पे स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। यानी कि जो सतत और समग्र यानी कि कंप्लीट यहाँ पे जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी जो स्कूली गतिविधियाँ होती हैं उनका आकलन किया जाता है और सभी पहलुओं को शामिल उसमें किया जाता है। सिर्फ एक पहलू को वहाँ पे शामिल नहीं किया जाता, सभी पहलुओं को सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल किया जाता है। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर क्या ऐसे क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें जो जांच कर सके। तो किस प्रकार के मूल्यांकन में मदद मिलेगी। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें शिक्षिका की भूमिका होती है यहाँ पे बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। समावेशी शिक्षा है यानी कि जिसमें सभी लोग शामिल हैं, तो इसमें शिक्षिका यानी शिक्षक जो भी हैं उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सभी बच्चों की क्या ज़रूरत है उसको पता लगाना और सभी का ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि कोई विशिष्ट बालक है तो वो पीछे छूट जा रहा है। ठीक है, सभी का ध्यान रखना है, सभी की ज़रूरतें क्या क्या हैं और सभी का ख्याल रखना है। 16 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि अगर अलग अलग कई तरीके के समूह हैं, कई समूह के विद्यार्थी हैं, तो शिक्षण के दौरान शिक्षिका को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा 5 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं और उन पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उन 5 पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए। जब कई समूह के विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य किया जा रहा है, शिक्षिका को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना। तो बिल्कुल सही सी बात है कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे स्वीकारना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना। तो सांस्कृतिक विभिन्नताओं का आप अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। तो बिल्कुल सुसंगत संप्रेषण बना के रखना चाहिए। चौथा है यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्देश देना। तो अप्रत्यक्ष निर्देश किसी को नहीं दे सकते आप। ऐसा नहीं कि बिना देखे किसी की सांस्कृतिक परिस्थिति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप किसी को कोई भी निर्देश नहीं दे सकते। पांचवा है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो बिल्कुल लचीलापन देना चाहिए।
यानी कि पहला सही है, तीसरा सही है और पांचवा सही है। तो किस ऑप्शन में ये है, पहला तीसरा पांचवा? आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो पहला तीसरा और पांचवा होना चाहिए। जब विविध समूहों के विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे हों तो शिक्षिका को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब वो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए क्लास में। पहला पॉइंट है, विविध तरह के दृश्यमय प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर बच्चा अंधा है, दृष्टिबाधित, तो उसको दिखा के कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ेगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। दृष्टिबाधित है तो उसको कई प्रकार की ऐसी स्पर्शनीय यानी छूने वाली वस्तुओं को दीजिए जिससे वो उसको पढ़ाई करने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यही सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाइए जिससे आप लोग 100% पास तो हो जाएंगे बहुत आराम से। अगर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करके गए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, जिसको मैं पिछली बार पढ़ा चुका हूँ। वीडियो लिंक में दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक, यहाँ पे होगा, देखिए ध्यान से, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है और जो बातचीत करके हम संप्रेषण करते हैं उसमें किसका विशिष्ट अभिलक्षण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, स्वलीनता होती है जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए और मौखिक संप्रेषण के लिए ये चीज़ चुनौती है जिसमें आप बात ही नहीं कर पाएंगे किसी से। ऑटिज्म में क्या होता है, आप बात नहीं कर पाते हैं तो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक ऐसा विकार है ये जो जिसमें आपको बातचीत करने में असहज महसूस होगा। तो क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, यानी कि स्वलीनता कहते हैं, जो सामाजिक अंतःक्रिया जिसकी बातचीत कहते हैं और मौखिक संप्रेषण बोलने में आपको परेशानी होगी, चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ में यहाँ पे डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका स्वलीनता। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आए वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश 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 को बढ़ावा देना चाहती है। किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है, जब बच्चों को वो एक चिकनी मिट्टी, जो रंग बिरंगी चिकनी मिट्टी दे के कहती है कुछ भी बनाओ आप जो आपके मन में आए, तो इससे क्या देखना चाहती है बच्चों का सृजनात्मकता देखना चाहती है, रटना देखना चाहती है, असहयोग देखना चाहती है या फिर अनुशासनहीनता देखना चाहती है। तो बच्चे को कुछ भी देखे उससे अपने अनुसार उसको कह दीजिए कि कुछ भी बनाए, तो क्या होगा, सृजनात्मकता हो गया। यानी वो सृजन करने के लिए बोल रही है, क्रिएटिविटी उसका देखना चाहती है कि बच्चा किस तरीके का सृजनात्मक है। ठीक है, तो ये हो गया 20वें क्वेश्चन का सही आंसर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ते हैं 21वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन 21 नंबर का, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो बचपन के स्टार्टिंग ईयर्स में किस चीज़ की बातों पे ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार के विकास पे। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि शारीरिक विकास पे तो ध्यान देना ही चाहिए बचपन में। सामाजिक विकास उसका कैसा हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास कैसा हो रहा है उसका, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अमूर्त तर्क पे आप प्रारंभिक सालों में विकास पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आपका जब बच्चे यहाँ पे थोड़ा से बड़े हो जाते हैं, बाल्यावस्था में, यहाँ पे किशोरावस्था में आ जाते हैं, तब इन बातों का अमूर्त चिंतन कर पाते हैं वो, तो इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। यानी कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों है, यानी कि इस ऑप्शन में है, ये आपका सी ऑप्शन में है। 21 का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो बचपन के प्रारंभिक सालों में बच्चों के शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक कौशल के साथ साथ बच्चों की सक्रिय भागीदारी तथा नवाचार की अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा बच्चा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक अमूर्त तर्क के बारे में यहाँ पे तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। जो मैंने अभी बताया ना आपको, अमूर्त चिंतन कब करता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। तो रचनावादी जब कक्षा होगी, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होगा अगर इसको कहें इंग्लिश में, तो किस चीज़ पे ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए, अर्थपूर्ण सीखना कब कहलाएगा, जब बारंबार अभ्यास से हो वो
सॉरी, इस क्वेश्चन का ये सही हो जाएगा, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा। जब कोई खोज की प्रक्रिया, रचनावादी है ना, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे दर्शाना है उसको, तो अंतःक्रिया होगा। और या फिर वो खोज की प्रक्रिया से, यानी कि यहाँ पे खुद से वो बच्चा कुछ न कुछ खोजने की का प्रयास करेगा, तो यही असली रचनावादी कक्षा का अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। 22 नंबर का है क्वेश्चन, 23 नंबर का सॉरी। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी स्टार्टिंग में मैंने 6वां या 7वां क्वेश्चन बताया था ना आप लोगों को, कि किसी की हेल्प से आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, बच्चा कुछ सीख रहा है, उनके स्तर पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? वही चीज़ है ना इस क्वेश्चन में। उसी क्वेश्चन को देखिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्ची है जो किसी अवधारणा को समझने में, मतलब समझ नहीं पा रही है वो कोई चीज़, उसको क्या है, टीचर क्या कर रही है, उसको इशारे दे रही है शिक्षिका उसको, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैं स्टार्टिंग में बताया, पाड़ कहलाती है। इसके फोल्डिंग जिसको कहते हैं, समझा चुका हूँ मैं पहले ही इस चीज़ को। 24 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से इसको चीज़ को भी देखिएगा। यहाँ पे यहाँ पे है अभिकथन, यानी कि असर्शन। एक शिक्षिका कक्षा से संवाद बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के से उदाहरण शामिल करती है, यानी कि बच्चे से बातचीत करने के लिए, उनसे संप्रेषण करने के लिए जो आसपास के पर्यावरण, पेड़ पौधे हैं, वातावरण है, उनके घर के आसपास का वातावरण है, उनके घर के रहन सहन, इन सब चीज़ों का यहाँ पे उदाहरण देकर उन चीज़ को शामिल करती है। ठीक है, ये हो गया असर्शन, अभिकथन। अब कारण है इसका, रीजन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर एक टीचर हैं, आप किसी बच्चे को कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसके आसपास की चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं उदाहरण में, तो बच्चा अधिक रुचि लेगा। और यही चीज़ क्या है, यही चीज़ बता रहा है रीजन में कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है वो सीखने में महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बिल्कुल सही है, अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है रीजन जो है कारण, वो ए की सही व्याख्या करता है, सही बता रहा है ए को। 25 नंबर का क्वेश्चन है, अब निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? तो 25 नंबर के क्वेश्चन का अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ध्यान से देखिएगा, वस्तुओं के इस्तेमाल से के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, यानी कि बच्चे को ये बता रहे हैं आप कि पारंपरिक जो तरीका है उसी पे बस टिके रहें, आप कुछ नया ना सीखें, नए तरीके का इस्तेमाल ना करें। तो क्या होगा, बच्चे के समस्या समाधान को, कभी समस्या को समाधान कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। अगर वो पारंपरिक तरीके से ही चलता रहेगा तो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। 26 नंबर का क्वेश्चन फिर से रीजनल सेशन का है। देख लीजिए, 3 क्वेश्चन आया है और हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनल सेशन के आने ही आने हैं, तो ध्यान से देखिए, अब तो और ज़्यादा आने लगे हैं, तो कितने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप सभी इससे समझ सकते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बस 3 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अभिकथन है, असर्शन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। रीजन इसका क्या बताया गया है, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। क्या आप यहाँ पे आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो रोक के, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पे पहला रीजन बताया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ या फिर त्रुटियाँ जो हैं वो शिक्षकों विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। क्या उसकी असफलता को दर्शाती है? अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो क्या उसमें टीचर की कोई गलती है, क्या स्टूडेंट की कोई गलती है? फिर से सीखेगा, फिर सही करेगा। तो यहाँ पे ए तो अभिकथन तो एकदम गलत है। अब रीजन देखते हैं, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल यहीं पे आप कह सकते हैं गलत है। क्या बच्चे में, आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी छोटे बच्चे के अंदर क्या सोचने समझने की क्षमता नहीं होती? बिल्कुल गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीजन भी सही है, असर्शन भी, मतलब रीजन भी गलत है और असर्शन भी गलत है, यानी कि यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत है। 7वां, यहाँ पे 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाव नहीं है? यहाँ पे भाव की बात की जा रही है। 27 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, भावनाओं की बात की जा रही है। तो क्रोध भावना है, प्यार भावना है, भय यानी कि डर वाला जो है वो भावना है, लेकिन स्मृति, मेमोरी, क्या यहाँ पे कोई भावना है? अगर आपसे बात की जाए तो मेमोरी भावना नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा भाव नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्मृति। ठीक है, अगर इसको मैं समझाऊँ तो भावनाएं हमारे जीवन पर आधारित होती हैं, हम सब भावनाओं से ही संचालित होते हैं। हम अपने अंदर कैसी भावनाओं को आत्मसात करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। भाव का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होना।
जैसे यहाँ पे भावनाओं की बात की जाए तो खुशी है, क्रोध है, भय है, संतोष है आदि हमारी भावनाएं हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्मृति, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भावना कौन सी नहीं है। 28 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो यहाँ पे प्राथमिक की बात की जा रही है, छोटे बच्चों की 1 से 5 तक के बच्चों के लिए बारे में बात की जा रही है। आप अपने अनुसार मत सोचिएगा। यहाँ पे जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने आप को बच्चे के हिसाब से समझिए कि आप छोटे बच्चे के तरह हैं, तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएंगे, उस तरीके से सोचिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षिका है वो अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चे को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। मतलब बच्चे को कुछ सिखा रही है और बच्चा वो सीखने में आनंद प्राप्त कर रहा है, तब क्या होगा, बच्चा अंदर से वो मोटिवेट होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 29वां क्वेश्चन देखिए, बस एक क्वेश्चन और बचा है। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वस्थ अधिगम किसको प्रभावित करता है या क्या प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। जो उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा वो बच्चे के अधिगम को सुसाधित करेगा। सुसाधित का मतलब है फैसिलिटेट करेगा, यानी कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बच्चे के अधिगम को वो फैसिलिटेट करेगा, सुसाधित करेगा। ठीक है, बच्चे को का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास स्वास्थ्य अधिगम का एक दृष्टिकोण है जो बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के महत्व पर जोर देता है। इसलिए बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है। यहाँ पे अरस्तु जी ने एक वर्ड बोला था, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सुना होगा आपने, बीएड करे होंगे तो जरूर से सुना होगा। तो ये किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। जब स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, हेल्प करता है ये। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट नॉट लीस्ट। नेक्स्ट सेट में आपको फिर से मैं 30 क्वेश्चन दिखाऊंगा। इस तरीके से रेगुलर बेसिस से बने रहिए और आप 100% मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर सारे सेट करते हैं तो 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे सीटेट में। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। रूही कोई बच्ची है, छोटी बच्ची, उसका मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है। तो रूही अपने जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई विज्ञान में, फिर और वो ये जानती है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, तो ये आरोप किस पे लगा रही है। तो ये आरोप वो लगा रही है कोशिश की कमी पे, उसने कोशिश ही कम की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये दोस्तों था आज का वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों की क्लासेस जो लेता हूँ यहाँ पे वो आपको पता चलती रहे, आपको उसके बारे में पता चलता रहे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी, क्वेश्चन आंसर सारे सही लगे हों, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अगर प्रश्न सही लगे हों, आप लोगों को समझ में आया हो, जो समझाया मैंने कोशिश किया, और धीरे धीरे मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाना स्टार्ट करूँगा। ये तो अभी पहली वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के जरूर रखिए। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना तो वही बता सकते हैं, मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।